हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, क्यों उनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाता है, और कौन कौन से गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दो गुण तो हमने पढ़ लिए थे कि जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट गुण होते हैं किसी भी मटेरियल के, कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक, फिर वही हम बात कर रहे थे और भी कुछ प्रॉपर्टीज की, जहां पर प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस यानी कि कठोरता के बारे में हमने बात की थी, अपीयरेंस यानी कि दिखावट के बारे में हमने बात की थी कि कैसे दिखावट और कठोरता के आधार पर इनको, जो हमारे मटेरियल्स हैं, उनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा कि वस्तुओं के समूह क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, वस्तुओं के समूह बनाने से एक तो हमारा बहुत समय बचता है, और दूसरा हम एक साथ ही सारी प्रॉपर्टीज को आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे हमें सारी प्रॉपर्टीज आसानी से याद हो जाएं। तो यानी कि ये स्टडी करने के लिए बेनिफिशियल है, और दूसरा इससे हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए भी किया जाता है। फिर यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग मटेरियल्स, अलग 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 जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि वस्तुएं, वो अलग अलग मटेरियल से बनती हैं, और कुछ वस्तुएं जो है वो एक जैसे पदार्थ यानी कि मटेरियल से भी बनती हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कौन सा मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बात की थी कि ग्लास की, तो हम क्या कागज का ग्लास बना सकते हैं? क्यों, क्या हम बना सकते हैं कागज का ग्लास? देखो बच्चों, ग्लास का मेन काम क्या है? हम ग्लास को बना क्यों रहे हैं? ताकि वो वाटर होल्ड कर सके, या कोई गरम ड्रिंक है, जैसे कि अगर हम कहें चाय है या गरम दूध है, तो वो ग्लास जो है उसको होल्ड कर सके। ठीक है, तो अगर हम कागज का ग्लास बनाते हैं तो उसमें गरम गरम चाय डालते हैं, तो वो चाय क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। यानी कि जो उसका मेन पॉइंट था ग्लास बनाने का, वो तो उसने फॉलो ही नहीं किया, है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से मटेरियल से बनेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके गुणों पर आधारित होता है, उसके गुणों पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये था। फिर हमने पढ़ लिया था अलग अलग मटेरियल्स जो हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सारे मटेरियल्स के लिए सेम होती हैं। जैसे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, ऑल मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो जगह घेरते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है वो सबके लिए कॉमन है, सारे मटेरियल के लिए कॉमन है। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल मटेरियल्स हैव मास, यानी कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उन सभी का द्रव्यमान होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी सभी मटेरियल्स के लिए सेम है या कॉमन है, हम कह सकते हैं। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, यानी कि जिन चीजों का सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि समान गुण होते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, और जिनके अलग अलग गुण होते हैं, जैसे अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग गुण तो होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ मटेरियल्स हमारे कठोर हैं और कुछ मटेरियल्स हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हैं, यानी कि कोमल हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप में हम कठोर वाले मटेरियल्स को रख देंगे, एक ग्रुप में हम कोमल वाले मटेरियल्स को रख देंगे। इससे क्या हुआ, इससे हमने क्या किया, इससे हमने जो अलग अलग हमारे पास मटेरियल थे, कुछ कठोर थे, कुछ हमारे पास कोमल थे, उनका क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, यानी कि वर्गीकरण कर लिया, उनको दो अलग भागों में बांट दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसी को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी मटेरियल्स की, जो हमें वर्गीकरण करने में हमारी मदद करते हैं। तो पहला था अपीयरेंस यानी कि दिखावट, फिर हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब अपीयरेंस में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे आप अगर अपने आसपास देखो तो आप क्या देख पाओगे, देखो कुछ आपके पास प्लास्टिक की चीजें होंगी, कुछ कागज की होंगी, कुछ कपड़े की होंगी, कुछ धातु की होंगी। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास आसपास हैं वो ऐसे होंगे कि वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होंगे।
बिल्कुल बने हुए होंगे। तो अब आप देख पाओगे कि ये जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं ये जो वस्तु हैं वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। जैसे हम कहें कि प्लास्टिक का आपके पास अगर बॉक्स है तो वो भिन्न दिखाई देगा धातु के बॉक्स से, है ना। कोई मेटल का आपके पास बॉक्स है और प्लास्टिक का आपके पास बॉक्स है, तो दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देंगे। वहीं कागज का अगर आप एक बॉक्स बना लो तो कागज का बॉक्स भिन्न दिखाई देगा। कपड़े का बॉक्स बना लो, कपड़े का भी बॉक्स होता है ना, पाउच आते हैं जो, वो बना लें तो वो अलग दिखता है ना। यानी कि जो अलग अलग मटेरियल है ये एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई ही देंगे। ठीक। अब कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनमें लस्टर होती है यानी कि चमक होती है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी लस्टर या चमक नहीं होती। अब जिनमें चमक होती है और जिनमें चमक नहीं होती, तो इस तरह से हम दिखावट के आधार पर पदार्थों को दो तरह से या दो भागों में क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। एक होते हैं हमारे मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स, या हम सिंपली कहें एक होते हैं लस्टरस और एक होते हैं नॉन लस्टरस। लस्टरस यानी कि जिनमें चमक होती है, नॉन लस्टरस यानी कि जिनमें चमक नहीं होती। तो बात करते हैं मेटल्स की यानी कि धातुओं की। अब धातु जो होते हैं उनमें चमक होती है बच्चों, लेकिन अब ये जो चमक होती है वो कुछ समय तक होती है, कुछ समय के बाद ये अपनी चमक को खो देते हैं। क्यों क्यों खो देते हैं? देखो, क्योंकि अगर हम धातु को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, नॉर्मली हमने रखा है, तो वायु में देखो उसके आसपास क्या है, वायु है, वायु में क्या है, ऑक्सीजन है और नमी है, मॉइस्चर है। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ वो अभिक्रिया करेगा मेटल, ठीक, जिस वजह से वो मेटल जो है ज्यादा समय तक चमकदार या चमक वाला नहीं रहेगा। ठीक है, पर जो हमारे फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं यानी कि जो ताजे कटे हुए मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है। ठीक है, जैसे कोई भी मेटल हो उसको हम ताज़ा काट ले तो हम देखेंगे उसमें चमक होती है। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को अगर हम फ्रेशली काटते हैं, अब बच्चों सोडियम ऐसा मेटल है जो चाकू से भी काटा जा सकता है। अब जो मेटल्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, लस्टरस होते हैं और हार्ड होते हैं। ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी कि वो हार्ड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम अकेला ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता, जो क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है। उसे हम सोडियम को हम बच्चों बटर की तरह, जैसे हम बटर को काटते हैं ना, काटते हैं मक्खन को चाकू से, वैसे ही हम सोडियम मेटल को भी चाकू से काट सकते हैं। तो जब आप उसे चाकू से बीच से काटेंगे तो आप क्या देखेंगे, उसका जो सरफेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, शाइनी होगा यानी कि चमकदार होगा। लेकिन थोड़ा देर में ही वो क्या हो जाएगा, चमकदार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इस वजह से वो चमकदार नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ लस्टरस आइटम्स हैं और कुछ नॉन लस्टरस आइटम है। अब लस्टरस आइटम्स जैसे कि हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, तो ये क्या है, लस्टरस यानी कि चमकदार। आप देख पा रहे होंगे गोल्ड में शाइन होती है, गोल्ड आपने देखा होगा। सिल्वर यानी कि चांदी आपने देखा होगा, उसमें भी क्या होती है बच्चों, शाइन होती है। वहीं आपने कॉपर भी देखा होगा, कॉपर में भी क्या होती है, शाइन होती है। ठीक, वही हम नॉन लस्टरस आइटम्स की बात करें, जिसे हम यहाँ पर नॉन मेटल्स भी कह रहे हैं। ठीक है, वैसे है क्या, ये सारे हैं नॉन लस्टरस आइटम्स। तो इनमें चमक नहीं होती, जैसे कि सल्फर है, रेड फास्फोरस है, तो इनमें बच्चों चमक नहीं होती। ठीक, अगर हम इन्हें बीच से भी काटते हैं, जैसे हम मेटल्स को काटते हैं, बीच से काट दिया, फ्रेशली कट जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होती है, लेकिन फ्रेशली कट जो नॉन मेटल होते हैं उनमें शाइन नहीं होती। तो इस तरीके से हमने इनको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया दिखावट के आधार पर। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई थी, ये तो हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लास्ट में बात कर रहे थे हार्डनेस यानी कि कठोरता की। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि मेटल्स को जो है, सॉरी, मटेरियल्स को जो है यानी कि पदार्थों को कठोरता के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है यानी कि वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये दो भाग यानी कि दो भागों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, एक तरफ हमारे कठोर पदार्थ होते हैं और एक तरफ हमारे कोमल पदार्थ होते हैं। इस तरीके से इसको वर्गीकृत किया जाता है। अब कठोर पदार्थ में जैसे कि जो रुई है, ये क्या है, कठोर पदार्थ है? बिल्कुल भी कठोर पदार्थ ये नहीं है। ठीक है, अगर हम कठोर पदार्थ की बात करते हैं तो बच्चों जैसे हमारे पास डायमंड है, ठीक है, आयरन है,
यानी कि लोहा है, ठीक है, ग्लास है, लकड़ी है, वुड है। तो ये सारी चीजें क्या है, कठोर वस्तुएं हैं, है ना, कठोर है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये कैसे मटेरियल्स हैं, कठोर मटेरियल्स हैं, यानी कि कठोर मटेरियल यानी कि हार्ड मटेरियल्स हैं, ठीक। अब कोमल की बात करें जैसे कि रुई है, इसके अलावा रबर है, इसके अलावा स्पंज है, ठीक है, इसके अलावा वुल है, ठीक। तो ये सारे हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारे कठोर पदार्थ हैं और जो कोमल पदार्थ हैं उन्हें कैसे हम पहचानेंगे। हमने कह तो दिया कि डायमंड जो है या लोहा जो है वो कठोर है। तो क्यों लोहा कठोर है, क्यों लकड़ी कठोर है? क्योंकि बच्चों जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित का अर्थ क्या है? संपीड़ित का अर्थ हम जानते हैं, जिसे कि कंप्रेस करना कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हमारे पास क्या है, रुई है, ठीक है, रुई है, तो रुई हमने देखिए फूली फूली होती है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, कुछ इस प्रकार से रुई होती है। अब इस रुई के ऊपर या इस रुई को हम अपनी उंगलियों के बीच में रख दें और उसको बहुत ज्यादा क्या करें, प्रेस करें, है ना, दबा दें, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, जैसे ही हम इस रुई को अपनी उंगलियों के बीच में दबाते हैं तो क्या देखते हैं, इससे सारी हवा बाहर निकल जाती है, जो हवा इसके अंदर ट्रैप हुई रहती है, यानी कि इसके अंदर हवा फंसी रहती है, इसीलिए ये फूला फूला रहता है, ये जो रुई है। तो जब हम इसे अपनी उंगलियों के बीच से दबाते हैं तो क्या होता है, जितनी भी एयर इसके अंदर होती है वो सारी बाहर निकल जाती है, और रुई जो इसका साइज पहले ये था, अब इसका साइज कुछ इस प्रकार छोटा सा हो जाता है। छोटा सा क्यों हो जाता है? क्योंकि सारी एयर इसके अंदर से बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, इसे कंप्रेशन कहा जाता है। कंप्रेशन या संपीड़ित करना कहा जाता है, ठीक है, संपीड़ित करना हम कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता और खरोचा भी नहीं जा सकता। जैसे आप रुई को देखेंगे तो रुई को आप आसानी से खरोच सकते हैं अपने हाथों की मदद से, या किसी भी चीज की मदद से आप आसानी से इसे रुई को खरोच सकते हैं, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कठोर की डेफिनेशन क्या बनेगी, जो हमारे कठोर पदार्थ होते हैं जिनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता और जिनको खरोचा नहीं जा सकता, उन्हें हम कहते हैं कठोर पदार्थ। जैसे कि हम लोहे की बात करें तो लोहे को अगर हम हाथ के नीचे रखें या उसके ऊपर बहुत सारे ईंट रख दें या कुछ भी रख दें तो क्या लोहा जो है वो पिचक जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है? नहीं होता ना कंप्रेस। तो इसका मतलब लोहा क्या है, एक हार्ड मटेरियल है। वहीं क्या उसे अगर हम हाथों से खरोचने की कोशिश करें तो क्या वो खरोचा जाएगा? बिल्कुल नहीं खरोचा जाएगा। इसीलिए जो आयरन है वो क्या है, हमारा हार्ड मटेरियल है, ठीक है। वहीं कोमल मटेरियल की अगर हम बात करें तो जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और खरोचा जा सकता है, उन्हें कहा जाता है, जो वो होते हैं हमारे कोमल पदार्थ। जैसे हम रुई की बात कर रहे थे तो रुई को हम, तो जैसे हमने देखा कि हार्डनेस के आधार पर यानी कि कठोरता के आधार पर कैसे हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को। तो दो भागों में, एक होते हैं जो हमारे कठोर मटेरियल्स और एक होते हैं हमारे जो कोमल मटेरियल्स। जैसे कि हमने कहा कोमल मटेरियल्स, तो कौन कौन से हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं रुई है, इसके अलावा वुल है, ठीक है, इसके अलावा रबर है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पंज है, ये भी सॉफ्ट ही है, ठीक है। तो क्यों है ये कोमल मटेरियल्स, क्यों इन्हें कहा जा रहा है? क्योंकि बच्चों देखो ये आसानी से क्या किया जाता है, इन्हें कंप्रेस यानी कि संपीड़ित किया जाता है और आसानी से इन्हें खरोचा भी जा सकता है। वहीं अगर हम कठोर की बात करें तो जैसे कि डायमंड है, लकड़ी है, ठीक है, और ग्लास है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स आप लिख सकते हो, जैसे आयरन है, ठीक है, कॉपर है,
तो ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड यानी कि कठोर। क्यों होते हैं कठोर? क्योंकि इनको आसानी से न खरोचा जा सकता है और इनको जो है कंप्रेस करना यानी कि संपीड़ित करना भी डिफिकल्ट है यानी कि मुश्किल है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हार्डनेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की यानी कि घुलनशीलता की। अब कुछ मटेरियल जो है वो घुलनशील होते हैं यानी कि सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं, और कुछ मटेरियल जो है वो अविलेय होते हैं यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं अघुलनशील होते हैं। जैसे हम बात करें कि हमने 2 बीकर लिए हैं, ठीक है, दोनों बीकर में हमने 100 ml वाटर डाल दिया है। तो आप 2 बीकर लीजिए, उनमें 100 ml वाटर डाल दीजिए दोनों बीकर में। अब एक बीकर में आप 1 चम्मच नमक डालिए और उसको स्टिर कीजिए, किसी स्टिरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आपको उसको हिलाना है। ठीक है, वहीं दूसरे बीकर में आप डाल दीजिए 1 चम्मच रेत को। ठीक है, एक में आपने नमक डाल दिया, एक में आप रेत डाल दीजिए। रेत की जगह आप चाहें तो चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, चॉक पाउडर या रेत आपने डाल दिया। अब आपको इसको भी स्टिरर या किसी चम्मच की मदद से अच्छे से स्टिर कर लेना है यानी कि इसको अच्छे से हिला लेना है, यानी कि इसको पूरा घोलने की कोशिश करनी है। तो आप क्या देखेंगे कि जिस बीकर में आपने नमक डाला है पानी के साथ, उस बीकर में नमक पूरा पानी के साथ घुल जाएगा और आपको जो है पानी पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने कुछ भी चीज घोली है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसे कहा जाता है सॉल्युबल सॉल्यूशन। ठीक, वहीं जो दूसरा सॉल्यूशन था जिसमें हमने क्या डाला था, 1 चम्मच चॉक पाउडर डाला था या 1 चम्मच रेत डाली थी, उसको हमने बहुत घोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घुला, है ना। जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो हमें ऊपर दिखने लगे, दिख ही रहे थे, है ना, वो पानी में नहीं घुल रहे थे। तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन है तो उसे कहा जाता है इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए, तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया है कि सॉल्युबल क्या है और इनसॉल्युबल क्या है। तो अगर किसी भी चीज के बारे में आपको पता लगाना है कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप इजीली उसको पानी में डाल करके चेक कर लीजिए कि अगर वो घुल रहा है पूरी तरीके से पानी में, अगर वो गायब हो जाता है पूरा घोलने से, है ना, स्टिर करने से, तो मतलब वो सॉल्युबल है। और अगर वो गायब नहीं होता, वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, चाहे आप कितना भी उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर लें, कितना भी उसको स्टिर कर लें, तो वो होगा हमारा इनसॉल्युबल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। मटीरियल्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटीरियल, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको पानी में घोल करके स्टिर करने के बाद, यानी कि अच्छे से उसको घोलने के बाद वो क्या होते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं पानी में, अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सॉल्युबल मटेरियल। जैसे चीनी की बात करें या नमक की बात करें, इन्हें अगर आप पानी में डालते हैं तो ये पानी में अच्छे से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं बच्चे, सॉल्युबल है। वहीं दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि इनसॉल्युबल की है, मटीरियल्स दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जिनको पानी में नहीं घोला जा सकता, नो मैटर हाउ मच वी स्टिर देम, चाहे मर्जी हम उनको कितना भी घोलने की कोशिश करें पानी में, कितना भी उनको हिला दे पानी में, तो वो क्या होंगे, तभी भी पानी में नहीं घुलेंगे। तो उन्हें कहा जाता है इनसॉल्युबल मटेरियल। जैसे कि स्टोन्स, यानी कि जो हमारे पत्थर होते हैं, पत्थर की बात करें, पत्थर को पानी में डालें तो पत्थर पानी में घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं घुलेगा, है ना। वहीं कपड़ा यानी कि क्लोथ, कपड़ों की बात करें, कपड़ों को पानी में डालें तो क्या वो घुल जाएंगे? जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को पानी में ही तो डालते हैं, ऐसा होता तो कपड़ों को पानी में डालते कपड़े गायब हो जाते, है ना, नहीं घुलते, इसलिए ये क्या है, हमारे इनसॉल्युबल मटेरियल्स है। चलिए, कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर। तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, या 2 तरह से उनका क्लासिफिकेशन, 2 भागों में उनको क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे सॉल्युबल और एक होते हैं हमारे इनसॉल्युबल। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इससे कुछ आपके लिए होमवर्क है कि आपको 5 सॉल्युबल और 5 इनसॉल्युबल मटेरियल का एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए, तो ये है आपका होमवर्क कि आपको 5 ऐसे मटेरियल्स का नाम लिखना है जो सॉल्युबल है और 5 ऐसे मटेरियल्स का नाम लिखना है जो कि इनसॉल्युबल है।
चलिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक बीकर लेना है ना, या आप कोई बड़ा सा बर्तन अपने घर में ले सकते हैं। उस बड़े से बर्तन को आपको पानी से फिल कर देना है। किससे फिल करना है, पानी से फिल कर देना है। फिर आपको उसमें एक एक करके चीजें डालनी है। जैसे आप उसमें ऑयल डाल सकते हैं। जब आप उसमें ऑयल डालेंगे यानी कि तेल डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, तेल जो है वो ऊपर ऊपर क्या होगा, तैरेगा कुछ इस प्रकार से। तो यानी कि आप इसको कितना भी घोलने की कोशिश करेंगे तो क्या ये घुलेगा, बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। ठीक, अब ऑयल के बाद आप इसमें डाल सकते हैं विनेगर यानी कि सिरका। सिरका जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे सिरका जो है अच्छे से घुल जाता है। इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हैं रेत, मिट्टी डाल सकते हैं, प्लास्टिक की कोई वस्तु आप डाल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे नमक आप डाल सकते हैं, चीनी आप डाल सकते हैं। तो अलग अलग चीजें आप डाल सकते हैं और जो घुल जाएंगी, आपको कोई चीज डालनी है, उसके बाद उसको स्टिर करना है, जैसे किसी चम्मच की मदद से, इस प्रकार से, किसी चम्मच की मदद से, किसी स्टिरर की मदद से। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको घोलने की कोशिश करना है। तो जो वस्तुएं घुल जाएंगी उनका आप नाम लिख लीजिए सॉल्यूबल के नीचे, और जो नहीं घुलेंगी उनका आप नाम लिख लीजिए इनसॉल्यूबल के नीचे। चलिए, तो ये है आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा और हार्डनेस के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे जो है मटेरियल्स को हम दो भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर, जो हमारे सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं और इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। तो आपको होमवर्क में करके आना है कि 5 सॉल्युबल मटेरियल्स और 5 इनसॉल्युबल मटेरियल्स को आपको लिखना है। ये आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी इनका जो है आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।